Good morning, dear medicos. Today we are going to start a very important topic of the pectoral region, that is the breast. So जैसे कि मैंने सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन के अंदर ये बात की थी कि हमारे पास जो पेक्टोरल रीजन का सुपरफिशियल फेशिया है उसका मेजर कंटेंट ब्रेस्ट होता है। सो ब्रेस्ट को आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ब्रेस्ट के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों सेक्सेस के अंदर होती हैं, यानी ये मेल्स के अंदर भी होती है और फीमेल्स के अंदर भी होती है। लेकिन मेल्स के अंदर ये रूडिमेंट्री होती है, इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती। फीमेल्स के अंदर और स्पेशली जो फीमेल अडल्ट्स होती हैं उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड होती है और लैक्टेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी मिल्क सेक्रीशन का काम करती है। अब जो इसकी शेप है वो डिफरेंट हो सकती हैं, या तो ये हेमिस्फेरिकल होगी या कोनिकल होगी, पायरिफॉर्म भी हो सकती है, पेंडुलम ऑफ द क्लॉक की तरह भी हो सकती है, या फिर फ्लैट एज इन केस ऑफ द मेल्स जो है ये भी हो सकती है। अब इसकी सिचुएशन या फिर इसकी लोकेशन क्या है, तो याद रखें कि हमारे पास ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो ब्रेस्ट है इसे हम चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। आप इसके सेंटर में एक लाइन लगा लें और एक इसके दरमियान में आप एक ट्रांसवर्स लाइन लगा दें। अब ये क्वाड्रेंट यानी जो इस रीजन के अंदर होगा, ये रीजन चूंकि हमारे पास मिड लाइन के करीब है तो इसे मीडियल बोलेंगे, और ये अपर साइड पे है, सो ये क्वाड्रेंट हमारे पास अपर मीडियल क्वाड्रेंट का कहलाएगा। अब अपर मीडियल क्वाड्रेंट के साथ ही साथ हमारे पास होगा अपर लैटरल क्वाड्रेंट। और अगर हम एक लाइन बना लें और इस लाइन के नीचे यहाँ ये वाला जो क्वाड्रेंट बनेगा, इस क्वाड्रेंट का नाम जो है वो क्या रखेंगे, इस क्वाड्रेंट को हम नाम देंगे लोअर मिडल क्वाड्रेंट। ठीक है, चूंकि ये मिड लाइन के करीब है इस वजह से इसे हम लोअर मीडियल कहेंगे, और इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट होगा इसे हम लोअर लैटरल क्वाड्रेंट कहेंगे। हमारे पास टोटल चार मेन क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारी ब्रेस्ट के अंदर, जिसमें हमारे पास आ जाता है अपर मीडियल जो कि मिड लाइन्स के करीब है और अपर है, यानी ऊपर मौजूद है, और एक अपर लैटरल है यानी मिड लाइन से दूर और अपर साइड पे। इसी तरह लोअर मीडियल जो कि मिड लाइन के करीब है लेकिन लोअर साइड पे, और इसी तरह लोअर लैटरल यानी जो लोअर साइड पे मौजूद है लेकिन अवे फ्रॉम द मिड लाइन है। आई थिंक सो कि इसके जो चार क्वाड्रेंट्स हैं वो तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसे हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट था इसका हमने क्या नाम रखा था, ये हमारे पास अपर मौजूद था और अवे फ्रॉम द मिड लाइन था, यानी ये अपर लैटरल क्वाड्रेंट था। कहते हैं अपर लैटरल क्वाड्रेंट से हमारे पास एक प्रोजेक्शन निकलती है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन निकलती है, जिस प्रोजेक्शन का नाम हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कह देते हैं। इसे एक्सिलरी टेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक्सिला के अंदर जाके मूव करती है, यानी एक्सेला, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि हमारे पास जो बगल वाला रीजन होता है इसे हम एक्सेला कहते हैं। ये जो टेल होती है ये अपर लैटरल क्वाड्रेंट से निकलती है और जाकर ये एक्सेला के अंदर चली जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। अब हमारे पास एक ओपनिंग होती है अपर लैटरल क्वाड्रेंट के अंदर, जिस ओपनिंग के अंदर से ये प्रोजेक्शन निकल रही होती है, उस ओपनिंग का नाम जो है वो फोरामेन ऑफ लैंगर है। वो ओपनिंग, जिस ओपनिंग के अंदर से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकलती है, उस ओपनिंग को हम जो है वो फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं। और जो हमारे पास एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्शन होती है जो कि अपर लैटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट से निकलती है और एक्सिला के फ्लोर के अंदर जाकर खत्म होती है। हम एक दफा इसे रीड कर लेते हैं कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल और लोअर लैटरल। और हमारे पास एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है जो कि लैटरल, अपर लैटरल क्वाड्रेंट से निकलती है और इसे हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस का नाम देते हैं। और हमारे पास एक ओपनिंग से पास करती है जो कि एक्सिला के अंदर मौजूद होती है, इस ओपनिंग का नाम हम फोरामिन ऑफ लैंगर कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट क्या है हमारे पास, यानी ये जो ब्रेस्ट है फीमेल्स के अंदर ये नॉर्मली किस एरिया से लेके किस एरिया तक मौजूद होती है। अगर हम वर्टिकली बात करें ऊपर से नीचे, तो हमारे पास ये सेकंड से लेके सिक्स्थ रिब तक मौजूद होती है। मल्टीपल टाइम बात कर चुका कि स्टर्नल एंगल वो पॉइंट है जहां सेकंड कोस्टल कार्टिलेज आकर हमारे पास स्टर्नम के साथ जुड़ता है। हम अपनी बॉडी के ऊपर एलिवेशन जो कि 5 सेंटीमीटर डाउन टू द जगलर नॉच है, वहां से लेके
वहीं अगर आप फील करें आइदर इन केस ऑफ द मेल्स और द फीमेल्स, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड जो कोस्टल कार्टिलेज है या सेकेंड रिब है, उससे लेके हमारे पास अब नीचे रिब्स काउंट करते जाएं। मैंने रिब्स काउंट करने का मैंने लास्ट टाइम तरीका बताया था कि सबसे पहले आप जगलर नॉच को फील करेंगे, उससे 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, उस पॉइंट को हम जो है वो एंगल ऑफ लुइस या फिर स्टर्नल एंगल का नाम देंगे। अब स्टर्नल एंगल के लेवल पे हमारे पास सेकेंड रिब होगी, उसके नीचे हम रिब्स को काउंट करते चले जाएंगे, बोनी प्रोजेक्शंस को फील करेंगे। जो हमारे पास स्टर्नल एंगल के 7 रिब है, उसे सेकेंड रिब, उससे नीचे थर्ड रिब, उससे नीचे फोर्थ रिब। सो ब्रेस्ट जो है वो हमारे पास सेकेंड रिब से लेकर 6 रिब के लेवल तक, ये देखिए आपको दिखाया भी गया कि यहाँ 6 रिब है और यहाँ सेकेंड रिब है, इस लेवल के अंदर अंदर हमारे पास ये ब्रेस्ट मौजूद होती है। और अगर मैं हॉरिजेंटली बात करूं तो ये मिड लाइन से हमारे पास जो है स्टर्नम, ये स्टर्नम है जहां मिड लाइन में मौजूद होती है, तो यही उसने लिखा हॉरिजॉन्टली, ये हमारे पास स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन। मैं अक्सर बात कर चुका हूं कि इस पॉइंट को हम एक्सिला कहते हैं, जो कि बगल वाला रीजन है। यहां से एक दरमियान में एक लाइन पास करती है, एक वर्टिकल लाइन जो कि एक्सिला के दरमियान से पास करती है, उसे हम कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। तो ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टर्नम जो कि मिड में मौजूद होती है, वहां से लेके ये मिड एक्सिलरी लाइन तक जो है इसके दरमियान दरमियान हमारे पास ब्रेस्ट मौजूद होती है। ठीक हो गया। अगर ऊपर से नीचे देखें तो सेकंड से लेके 6 रिब तक, और अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो हमारे पास जो है ये दरमियान वाली मिड लाइन जहां स्टर्नम है, यहां से लेके मिड एक्सिलरी लाइन, और मिड एक्सिलरी लाइन वो लाइन होती है जो इस बगल वाले रीजन के दरमियान से वर्टिकली नीचे की तरफ आती है। सो दिस वन इज द मिड एक्सिलरी लाइन। आगे अपने डीप रिलेशंस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। डीप रिलेशन से मुराद ये है यानी ब्रेस्ट के नीचे, अगर ब्रेस्ट को हम हटाएं तो ब्रेस्ट के नीचे हमारे पास डीपली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। सबसे पहले तो हमें ब्रेस्ट के नीचे जो है वो डीप फेशिया नजर आएगा। अच्छा, इसमें एक बात जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले हमने ये बात पढ़ी कि ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया, अब यहां लिखा है ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेशिया। ये ऑन लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीप फेशिया के ऊपर सुपरफिशियल फेशिया के अंदर मौजूद होती है। मैं मल्टीपल टाइम ये बात कर चुका कि सबसे पहले स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है और फिर मसल्स होते हैं। ये डीप फेशिया के ऊपर और सुपरफिशियल फेशिया के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद होती है ब्रेस्ट। फिर इसके साथ साथ अगर हम ब्रेस्ट के नीचे देखें तो कौन कौन से मसल मिलते हैं, पेक्टोरालिस मेजर मसल मिलता है, सेरेटस एंटीरियर मसल मिलता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो कि एब्डोमेन का मसल है वो मिलता है। जब आपने हमारे पास कैपुला पढ़ी थी उसके अंदर हमने इन सभी मसल्स के ओरिजिन इंसर्शंस को देखा था कि पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर और हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है वो इसी रीजन पेक्टोरल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी अटैचमेंट जो है वो स्कैपुला के साथ होती है। अच्छा, अब हमने एक और चीज पढ़नी है जिसे हम कहते हैं रिट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं। जो हमारे पास ये ब्रेस्ट होती है, ये इसके नीचे होता है डीप फेशिया। डीप फेशिया का दूसरा नाम होता है पेक्टोरल फेशिया। फिर से बताऊं, सुपरफिशियल की फेशिया के अंदर मौजूद होती है और डीप फेशिया के ऊपर ब्रेस्ट मौजूद होती है। पेक्टोरल फेशिया या जिसे डीप फेशिया भी कहते हैं, उससे एक स्पेस सेपरेट करती है हमारी ब्रेस्ट के ऊपर। अब यूं समझ लें कि हमारे पास जो ब्रेस्ट है वो आपके एक हैंड की तरह है और आपके पीछे जो डीप फेशिया है वो दूसरे हैंड की तरह है। और आप जब अपने दोनों हैंड्स को जोड़ते हैं, जस्ट लाइक जब आप ताली जो है वो मारने की कोशिश करते हैं, क्लैप करने की कोशिश करते हैं, तो आपके दो हैंड्स के दरमियान में एक स्पेस बचती है। इस स्पेस का नाम जो है वो रिट्रो मेमोरी स्पेस है। और रिट्रो वर्ड कहीं भी आज इसका मतलब होता है बिहाइंड। रिट्रो मेमोरी यानी मेमोरी ग्लैंड या फिर हमारे पास जो ब्रेस्ट है इसके पीछे एक स्पेस है जो डीप फेशिया से सेपरेट कर रही है हमारे मेमोरी ग्लैंड्स को। इस स्पेस को हम रिट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं। इस स्पेस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो ब्रेस्ट है, आइदर इन केस ऑफ द मेल्स और द फीमेल्स, इट इज मूवेबल, इट इज मोबाइल। ये मोबाइल क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक स्पेस मौजूद है और इसे स्पेस जो है वो हेल्प आउट करती है ताकि अप एंड डाउन जो है ये मूव कर सके ब्रेस्ट। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम ब्रेस्ट को 3 मेन पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर स्किन आ जाता है, पैरेन्काइमा आ जाता है और स्ट्रोमा आ जाता है। अब हम इन्हें वन बाय वन जो है वो डिटेल से स्टडी करते हैं कि स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा के अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। बिफोर कि मैं स्किन और पैरेन्काइमा और जो इसका स्ट्रोमा है उसे डिस्कस करूं, यहाँ मैं आपको दिखाता चलूं, ये थे वो 4 क्वाड्रेंट्स जो हम अभी स्टडी करके आए।
इसमें एक अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, अपर लैटरल क्वाड्रेंट है, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है और लोअर लैटरल क्वाड्रेंट है। अपर लैटरल क्वाड्रेंट से एक प्रोजेक्शंस निकलती थी जिसे हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते थे, और ये एक्सिला के अंदर अंदर जाकर रन करती थी। और ये वो हमने जो इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, एक डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल, उसकी ये चीजें दिखाई गई। ये डेल्टॉइड मसल है, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, और इसी के अंदर सेफलिक वेन जो कि हमने कंटेंट के तौर पे पढ़ी थी जब हमने डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल पढ़ा था, तो उसके अंदर ये सेफलिक वेन जो है वो एज ए कंटेंट मौजूद है। अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो स्किन है ब्रेस्ट की, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहली बात यह है कि स्किन के ऊपर हमारे पास एक कोनिकल सी प्रोजेक्शन होती है जिसे हम निप्पल का नाम देते हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं कि हमारे पास ये जो रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास एक कोनिकल सी प्रोजेक्शन है जिसे हम निप्पल का नाम देते हैं, और निप्पल के इर्द गिर्द ये जो पिगमेंटेड एरिया है ब्राउन कलर का, इस पिगमेंटेड एरिया को हम एरियोला कहते हैं। सो दिस वन इज द निप्पल, एंड जो इसके इर्द गिर्द पिगमेंटेड एरिया है वो हमारे पास क्या है, एरियोला। और एरियोला के पीछे हमारे पास ये सारी फैट मौजूद होती है जो कि ब्रेस्ट का मेजर कंटेंट बना रही होती है। सो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कोनिकल सी प्रोजेक्शन होती है स्किन के ऊपर जिसे हम क्या नाम देते हैं, निप्पल। अब ये जो निप्पल होती है ये हमारे पास जो मिड लाइन है उससे 10 सेंटीमीटर लैटरल मौजूद होती है। सो अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये है मिड लाइन, ठीक है, स्टर्नम के दरमियान से हमारे पास मिड लाइन गुजरती है, और मिड लाइन से ये 10 सेंटीमीटर तकरीबन दूर होती है निप्पल। सो निप्पल के बारे में आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो निप्पल है ये 10 सेंटीमीटर दूर होती है, किससे, हमारे पास मिड लाइन से। और ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, यानी हमारे पास जो चौथी और पांचवी रिब के दरमियान में स्पेस है जिसे हम फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कहेंगे, उसके अंदर निप्पल मौजूद होती है। अब इसके बारे में एक और बात याद रखें कि हमारे पास जो ब्रेस्ट है इसमें 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। इसे हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट जो है हेडिंग्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट्स वगैरह क्या होती हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें कि जो हमारे पास स्किन होती है इसके अंदर मॉडिफाइड जो है वो स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और सीबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैं पहले बता चुका कि हमारे पास जो स्किन है इसमें जो निप्पल के इर्द गिर्द पिगमेंटेड एरिया होता है ये सर्कुलर शेप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरियोला। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। आपको इतना तो पता है कि स्वेट ग्लैंड का काम स्वेट रिलीज करना, पसीना बनाना, और सीबेशियस का काम जो है, सीबेशियस ग्लैंड का काम सीबम रिलीज करना, या जो ऑयली सेक्रीशन जिन्हें हम नाम देते हैं वो सेक्रीट करना होता है। सो अब हम देखते हैं कि इन सीबेशियस ग्लैंड का जो कि एरियोला के अंदर मौजूद होते हैं, इनका काम क्या होता है। कहते हैं ये ऑयली सेक्रीशंस रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान, यानी जब मदर फीड कर रही है अपने बेबी को या फिर प्रेग्नेंट है उस दौरान हमारे पास ये जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये एनलार्ज हो जाते हैं, यानी साइज में बड़े हो जाते हैं, और इस एनलार्ज स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटोगोमेरी। सो व्हाट इज ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटोगोमेरी, जब हमारे पास एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है या एक फीमेल फीडिंग स्टेट के अंदर होती है, अपने बेबी को फीड कर रही होती है, लैक्टेटिंग फेज के अंदर होती है, सो उस दौरान जो एरियोला के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स थे वो हमारे पास एनलार्ज कर जाते हैं। जब ये एनलार्ज कर जाएंगे तो इन्हीं सेबेशियस ग्लैंड्स का नाम हम क्या रख देंगे, ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटोगोमेरी। सो अगली बात हम जो करेंगे वो ये है कि जो हमारे पास ये सीबेशियस ग्लैंड है सीबम रिलीज करते हैं, ऑयली सेक्रीशंस रिलीज करते हैं। इनका काम ये होता है कि हमारे पास ये जो ब्रेस्ट है इसे क्रैकिंग से बचा सकें। निप्पल और एरियोला को जो क्रैकिंग होती है ड्यूरिंग द लैक्टेशन, यानी जब बेबी फीड कर रहा है और सक कर रहा है मदर की ब्रेस्ट से, तो उस दौरान कहीं बेबी के टीथ की वजह से या बेबी की सकिंग की वजह से उसके अंदर क्रैक्स ना पड़ जाएं, वो ज्यादा ड्राई ना हो जाए, तो इस ड्राइंग से बचाने के लिए हमारे पास जो है मौजूद होते हैं सीबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयली सेक्रीशंस रिलीज करते हैं, और इन ऑयली सेक्रीशंस की वजह से हमारी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट क्रैकिंग से बच जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्किन। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रोमा है, जो दूसरा मेन पार्ट है हमारे पास ब्रेस्ट का, उसके क्या क्या मेन चीजें हैं। सो आई थिंक सो आई हैव स्किप्ड वन थिंग, दैट इज द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमारे पास याद रखिए, पैरेन्काइमा का एक बात आपने याद रखनी है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होता है।
अब ये सवाल उठता है कि ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड क्या होता है। जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये बात डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि ट्यूब शेप होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एल्वियोलस शेप या फिर सैक शेप, एल्वियोलाई का मतलब होता है सैक लाइक। सो कुछ ग्लैंड्स जो है वो सैक लाइक होते हैं, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एल्वियोलाई भी होते हैं यानी सैक्स भी होती हैं और ट्यूब्यूल्स भी होती हैं। ऐसे ग्लैंड्स को हम ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड कहते हैं। और जो हमारे पास मेमरी ग्लैंड है ये ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है। अब इसमें देखें ये आपके पास सैक्स भी मौजूद हैं और उसके पीछे हमारे पास एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। सो ये ब्रेस्ट जो है वो ओवरऑल हमारे पास एक ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है, ठीक है। और इसका काम क्या है, मिल्क को सेक्रीट करना। अब एक बात जो मैं पहले भी कर चुका कि हमारे पास हर एक ब्रेस्ट के अंदर, जिस तरह ये ब्रेस्ट का एक लार्जर सा पोर्शन आपको दिखाया गया, हर ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास 15 से 20 लोब्स नजर आते हैं। ये एक लोब की डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है। ये आपके पास एक कंप्लीट ब्रेस्ट थी, इस कंप्लीट ब्रेस्ट में से एक लोब, ये एक दो तीन तीन लोब जो है इस ब्रेस्ट के अंदर दिखाए गए हैं, वरना हमारे पास ओवरऑल 15 से 20 लोब्स मौजूद होते हैं। अब हर लोब के अंदर हमारे पास ये एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, ये क्लस्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इन्हें हम एक्टिनी भी कहते हैं या फिर इन्हें एल्वियोलाई भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स होते हैं और हर लोब के अंदर हमारे पास एल्वियोलाई होता है या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कहते हैं हमारे पास एक डक्ट होती है, एक सेंट्रल डक्ट होती है जिसे हम लैक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो एंड के ऊपर एक पाउचेस बनाती हैं जिन्हें हम लैक्टिफेरस साइनसेस कहते हैं। सो दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं कि हमारे पास हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब्स होते हैं, हर लोब के अंदर हमारे पास जो है वो डक्ट्स होती हैं, हर डक्ट्स के एंड के ऊपर हमारे पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई या फिर एक्टिनाई कहते हैं। अब ये सारे के सारे एक्टिनाई जो है वो इस सेंट्रल डक्ट के अंदर ड्रेन करते हैं, इसके अंदर अपने मिल्क को सेक्रीट करते हैं और मिल्क जो है वो दरमियान में जाके जहां ये सारे के सारे एल्वियोलाई ओपन होते हैं, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच होता है जिसे हम लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं, उसमें जाके ये सारे का सारा मिल्क इकट्ठा हो जाता है। सो आपको समझ आ गई होगी पहली बात कि हमारे पास एक ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है, इसमें 15 से 20 लोब्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एल्वियोलाई या फिर सैक लाइक एक्टिनाई मौजूद हैं और हमारे पास ये सारे के सारे एक्टिनाई एक सेंट्रल डक्ट की मदद से एक पाउच के अंदर ओपन होते हैं और उस पाउच का नाम हमने लैक्टिफेरस साइनस रखा हुआ है और इसी के अंदर हमारे पास मिल्क स्टोर होता है जो बाद में बेबी सक करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हमारे पास क्या है, एक्सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। हमारे पास एक्सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो हमारी ब्रेस्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। अब इसके अंदर दो मेन चीजें होती हैं, हाफ जो है ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और हाफ जो है ये फैटी टिश्यू का बना होता है, फैट का बना होता है। जो फाइब्रस स्ट्रोमा होता है ये हमारे पास क्या बनाता है, सेप्टास बनाता है। सेप्टा किसे कहते हैं, एक ऐसी चीज जो कि दो पार्ट को डिवाइड कर दे। हार्ट के अंदर भी आप सेप्टा पढ़ते हैं और भी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आप सेप्टास पढ़ते हैं। सेप्टा इज अ डिफरेंशिएटिंग लाइन बिटवीन द टू पार्ट्स। सो हमारे पास जो है ये फाइब्रस स्ट्रोमा ये सेप्टा बनाता है जो कि हर लोब्स को आपस में सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, इसमें इस लोब के दरमियान ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास बेसिकली सेप्टास हैं और ये फाइब्रस जो है स्ट्रोमा उससे बने होते हैं। इनका नाम जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर है। ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, बाकी कॉन्सेप्ट्स बहुत से आसान है। हमारे पास जो फाइब्रस हमारे पास मौजूद होता है स्ट्रोमा, ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास सेपरेशंस करता है लोब्स के दरमियान और इन सेपरेशंस को हम क्या कहते हैं, सेप्टा। और इनका पूरा नाम जो है एनाटॉमिकल टर्म्स में है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर है। अब ये देखिए आपको यहाँ रेट्रो मेमोरी स्पेस भी नजर आ रही है जो कि ब्रेस्ट को सेपरेट कर रही है इस डीप फेशिया से, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट जो हमारे पास स्टोमा के अंदर होता है वो हमारे पास फैटी स्टोमा होता है और ये हमारे पास बल्क ऑफ ग्लैंड यानी जितना भी मेमोरी ग्लैंड है उसका मेजर पोर्शन जो है वो हमारे पास स्टोमा ही बनाता है। सो आज के लेक्चर में हमने सिंपल ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देख लिया और इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लिए ब्रेस्ट के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और कुछ क्लिनिकल्स को देखेंगे रिलेटेड टू ब्रेस्ट।